इलन मस्क के पास $200 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है। तो रॉकी कहता है कि यह आंसर बिल्कुल गलत है। सच ये है कि इलन मस्क के पास इतने पैसे है ही नहीं और वह इन पैसों को खर्चा कर भी नहीं सकता। तो रमेश कहता है कि यह कैसे हो सकता है। तब रॉकी कहता है कि इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपका एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ट्रीज है, और जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उसमें से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल तोड़ के लेके आओगे, उसे धो के पका के फिर आप उसे खाओगे। उसके बाद आप उस गार्डन का ख्याल रखोगे और उसे ग्रो करोगे। तो यह गार्डन और आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना, यह दोनों एक चीज नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह दुनिया के सारे रिच लोग जानते हैं कि मनी और वेल्थ यह दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग इसका फर्क नहीं समझते। उनके लिए पैसों का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप उसे खर्चा कर सकते हो, द स्पेंडिंग मनी, और उसे कमाने के लिए आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। पैसे पेड़ पे उग नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बचपन में अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मांगते हैं कोई बड़े खिलौने के लिए, तो मिडिल क्लास बच्चों को अपने पेरेंट्स से यही जवाब मिलता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। और फिर जब हमें पैसा मिलता है तो हम उसको फौरन खर्चा करते हैं चॉकलेट या कोई खिलौना बाय करने के लिए। तो वही मेंटालिटी हमारे बड़े होने के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, और जब भी हमको सैलरी मिलती है तो हम उसे फौरन खर्चा करते हैं, और मंथ एंड होने से पहले मेजॉरिटी लोगों का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बिल्ड करना तो बहुत दूर की बात है। लोगों के दिमाग में यह बात कभी आती भी नहीं है कि आपको एक मनी ट्री ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे रिच और बाकी लोगों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस हमें देखने मिलता है कि रिच लोग दिन भर अपने गार्डन को ग्रो करते हैं, यानी वेल्थ को, और मिडिल क्लास लोग सिर्फ खाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि आपको रिच लोग और ज्यादा रिच होते हुए नजर आएंगे और पुअर और मिडिल क्लास आपको जिंदगी भर काम करते हुए नजर आएंगे। फिर रॉकी कहता है कि मेरी इन सारी बातों का मतलब यह कि एक छोटे से बीज की जगह आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, और फिर गार्डनिंग के बदले आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ सालों बाद बहुत बड़ा गार्डन यानी बहुत बड़ी वेल्थ ग्रो होके मिलेगी। और उस गार्डन के फ्रूट्स आपके स्टॉक के डिविडेंड्स होंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर मंथली इनकम, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और क्योंकि यह गार्डन आपकी लाइफ टाइम में इतना बड़ा हो सकता है, मतलब आपके स्टॉक्स कंपाउंडिंग के पावर से इतने ज्यादा ग्रो हो सकते हैं कि आप उसे सपने में भी सोच नहीं सकते, जिसके बाद आप ऐसी ऐसी चीजें और लग्जरीज खरीद सकते हो जो कोई भी अच्छे से अच्छा जॉब करने वाला एम्प्लॉय नहीं खरीद सकता। और हमें स्कूल और कॉलेज में ये सब कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जॉब करने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में होती है। तब रमेश को एक बहुत बड़ा शौक मिलता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी, एक अच्छा जॉब करने के बाद भी वह एक मामूली सा मिडिल क्लास एम्प्लॉय बन के रह जाता। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता भी है तो वो उसमें ट्रेडिंग करते हैं और अपने कीमती पैसे गवा दे देते। एक बड़ा गार्डन ग्रो करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। दूसरा एसेट स्टॉक। फिर एक दिन रॉकी की वाइफ रमेश की वाइफ से मिलती है और उनकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जिसमें वह अपने पर्सनल फाइनेंस और पैसों की कंडीशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फिर अगले दिन रॉकी रमेश को वापस पार्क में मिलता है और उसे क्वेश्चन करता है कि मान लो किसी इंसान के पास एक पर्सनल लोन है 12% के इंटरेस्ट पे, और उसी बैंक से उसने एक एफडी किया है जिसका इंटरेस्ट रेट 8% है, तो इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तब रमेश कहता है कि इस इंसान को पैसों की समझ नहीं है, वो इंसान जरूर फ्यूचर में परेशान होगा। तब रॉकी कहता है लेकिन रमेश, तुमने खुद ऐसा ही कुछ कर रखा है, तुमने मल्टीपल कार्ड्स ले रखे हैं, क्योंकि तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी ईएमआई में जाती है। तो जब तुम्हें इमरजेंसी में शॉपिंग करनी होती है तो तुम अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो, फिर वो बिल आप कुछ महीनों बाद पे करते हो। तब रमेश बीच में कहता है कि मुझे तो उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, और अगर होता भी है तो सिर्फ 2% का होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तब रॉकी कहता है कि वह 3% हर महीने का होता है, मतलब साल का 36%। अब दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक में या अच्छे से अच्छे एसेट में भी इन्वेस्ट कर लो तो भी आपको गारंटीड 20-30% से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तब रमेश की दिमाग की ट्यूबलाइट चालू होती है
कि उसके क्रेडिट कार्ड का बिल उसे हमेशा ज्यादा क्यों लगता था, क्योंकि वह बेसिकली 36 पर का इंटरेस्ट दे रहा था जो बहुत ज्यादा होता है, और फिर उसी बैंक से उसने एफडी में इन्वेस्ट किया था जिससे उसको सिर्फ 6 पर का इंटरेस्ट मिल रहा था। और जिस इंसान पे लोन होता है तो वह हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है कि अगला बिल कैसे पे होगा, तो उसे ये फ्रीडम नहीं मिलता कि वो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट करे या कोई दूसरा अच्छा जॉब ढूंढे या फिर लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला ठंडे दिमाग से ले। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद देखा है कि बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोग लोन लेके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं चौथे एसेट की। तो एक दिन रमेश उसके नीचे अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब, तो इसका रीजन उसे समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि चलो रॉकी से पूछा जाए। तो उसने एक दिन रॉकी से पूछा तो रॉकी ने कहा कि देखो, माइंड में आपको इन्वेस्ट करना ही है, यानी एजुकेशन में जो मैंने सबसे पहले बताया, फिर आपको उस एजुकेशन को यूज करना है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करके जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया। लेकिन एक चीज जो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत खराब हो रही है तो वो है उन लोगों की हेल्थ, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। मतलब अफ्रीका के लोग ऑन एन एवरेज 63 साल जीते और यूरोप के लोग 82 साल, तो ये 20 साल का फर्क है। और यही 20 साल से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। जितना अचीवमेंट एक सक्सेसफुल आदमी अपनी लाइफ के शुरू के 60 साल में नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट वो अपनी लाइफ के एंड के 10 से 20 साल में कर लेता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ 63 की एज में हुई थी, जब उनकी नेट वर्थ 50,000 करोड़ की थी। मान लो अगर वो 20 साल और जी लेते, जो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का जरा से भी ख्याल नहीं रखा। वह खुद कहते थे, आई स्मोक लाइक अ चिमनी, आई ड्रिंक लाइक अ फिश, आई ईट लाइक अ पिग एंड आई डोंट एक्सरसाइज। तो 63 की एज से 83 की एज पहुंचने तक अगर उनकी वेल्थ सिर्फ एक मामूली 15 पर के रेट से ग्रो होती तो उनके 50,000 करोड़ 8 लाख करोड़ में ग्रो हो जाते, मतलब 100 बिलियन डॉलर्स। और यह मैं सिर्फ 15 पर का रेट मान के चल रहा हूं, जबकि एक्चुअली में वह इससे काफी अच्छे रेट से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते थे, क्योंकि उनका लाइफ टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड 62 पर का रहा है। वो इंडिया के सबसे महान इन्वेस्टर थे, तो 100 बिलियन डॉलर के बदले वो आराम से 300-400 बिलियन डॉलर्स की वेल्थ तक पहुंच जाते और पूरी इंडिया के या पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी आ सकते थे। अब दोस्तों, इतनी ज्यादा वेल्थ से उनका खुद का कुछ खास फायदा होता नहीं, लेकिन कंट्री का और हम इंडियंस का बहुत फायदा हो सकता था। ना जाने कितने लाखों जिंदगियां इंप्रूव हो जाती, वह कितना सारा पैसा डोनेट कर सकते थे। वो एक कंपनी भी स्टार्ट कर रहे थे, अकासा एयरलाइंस, तो उससे कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलते और ना जाने कितने सारे लोग उनको देख के और इंस्पायर होते और उनके जैसा बनने की कोशिश करते। इसीलिए जब गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्चा करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, तो वो सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए एसेट है। ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड लीडर्स और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, ये सबकी एज 50, 60, 70 साल की होती है। तो अगर आपकी कंट्री के लोग उस एज तक पहुंच ही नहीं रहे तो आपकी कंट्री ग्रो होगी कैसे? क्योंकि कंपनी को आगे ले जाने वाले वही लोग होते हैं जो कंट्री के एसेट होते हैं। तब रमेश फौरन कहता कि रॉकी, तुम भी एक वैल्यूएबल एसेट हो जो मेरी हेल्प कर रहे हो, और मैं भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगा फ्यूचर में, जिससे वो और लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रॉकी जैसा एक फ्रेंड चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको हर हफ्ते रॉकी से बात करने मिलेगा। इसीलिए पुअर कंट्रीज और पुअर फैमिलीज में एक चीज कॉमन होती है कि उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, खास करके खराब मेंटल और फिजिकल हैबिट। तो बीमारी की वजह से वो ज्यादा बिल्स तो पे करते ही है, लेकिन उसके साथ में वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं और अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन और सपोर्ट करने के बदले उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे फिर वो बच्चे ज्यादा टेंशन में रहते हैं और रिस्क नहीं ले पाते। इसे हम मैथ्यू इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर। इसे मैं किसी और दिन एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए हम बैंकर पसी के बारे में तो जरूर सोचते, लेकिन हेल्थ बैंकर पसी के बारे में कभी नहीं सोचते। तो इसीलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप घर पे खाना बनाने के लिए नकली तेल के बदले असली घी यूज करते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट है।
एक्सपेंस नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने हिटलर की बुक में से रीड किया था कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन योर बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ योर डेथ इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड विच वाज नॉट नेसेसरी। फिर पांचवा और सबसे लास्ट एसेट है रिलेशनशिप, यानी कि आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग। क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे। पहला ऑप्शन यह है कि आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन आप उसमें अकेले रहते हो। आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और आपके घर में भी कोई आता जाता नहीं है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आपके पास एक डिसेंट साइज का घर है जिसमें आपके खास लोग रहते हैं, जैसे आपकी वाइफ, आपके सारे बच्चे, आपके मॉम डैड और आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी आते रहते हैं। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे नीचे कमेंट करके बताना। रॉकी कहता है कि मैं पर्सनली सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। फिर लास्ट में वह रमेश को कहता है कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे कम खर्चा करना पड़ता है। आप एक दिन का एक रेड रोज अपनी वाइफ को दो रैंडम बिना किसी वजह के बस यूं ही, और फिर आप नोटिस करना कि आपकी वाइफ जो करके बताओ कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।